हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है प्रॉमिस नेवरलैंड। ये एक सस्पेंस थ्रिलर एनिमे है तो मज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं एक ऑर्फनेज यानी कि एक अनाथालय को। इस ऑर्फनेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सभी मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। और उस ऑर्फनेज में सबसे बड़े 3 बच्चे होते हैं, करीब करीब 11 साल के। उनके नाम होते हैं नॉर्मन, रे और एमा। इन सब बच्चों का ख्याल रखती है एक लेडी जिसको कि वो लोग मदर या फिर मॉम कह के बुलाते हैं। उनका नाम होता है इज़ाबेला और उन सभी बच्चों को बहुत प्यार से रखती है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। अब यहाँ पर एक चीज़ अजीब होती है कि हर बच्चे के गले पर एक नंबर लिखा होता है। आखिरकार ये नंबर क्यों लिखा है ये हम लोग देखेंगे एपिसोड के लास्ट में। फिर हम उन बच्चों का एक डेली रूटीन देख पाते हैं कि सबसे पहले वो लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन उन सभी का एक IQ टेस्ट होता है जो कि देखने में काफ़ी मुश्किल या फिर कहूँ टफ लग रहा होता है। देन इज़ाबेला उन सभी बच्चों को उनका रिजल्ट बताती है कि सब बच्चों में से बस नॉर्मन, एमा और रे का ही परफेक्ट स्कोर है। अब हमें पता चलता है कि नॉर्मन एक जीनियस है, उसका IQ बाकी सभी से ज़्यादा है और ब्रेन के मामले में वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। रे वैसे तो नॉर्मन की तरह जीनियस नहीं है बट वो काफ़ी क्लेवर है और स्ट्रेटेजी बनाने में एक्सपर्ट है। एमा वैसे तो काफ़ी एथलेटिक है बट वो एक फास्ट लर्नर है, तो इसीलिए वो उन दोनों की बराबरी कर पाती है। अब वो सारे बच्चे बाहर जाते हैं और जाके एक गेम खेलते हैं जिसे कि वो लोग टैग टीम कहते हैं, यानी कि छुपन छुपाई टाइप। थोड़ी देर बाद नॉर्मन सबको पकड़ लेता है और एंड में बची होती है तो सिर्फ एमा, जिसको कि पकड़ने के लिए वो गिरने की एक्टिंग करता है। और जो कि एमा काफ़ी काइंड हार्टेड होती है और सभी की इतनी केयर करती है तो नॉर्मन के पास आती है और नॉर्मन उसे छू लेता है और उसे आउट कर देता है। अब यहाँ पर नॉर्मन एमा को बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा इमोशनल होना तुम्हारी एक कमज़ोरी है। थोड़ी देर बाद यही बात उसे रे भी समझाता है कि नॉर्मन को गेम प्लानिंग आती है जो कि एमा को नहीं आती। रे कहता है कि हम चाहे कोई सा भी गेम क्यों ना खेल ले, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो वो है गेम प्लान एंड स्ट्रेटजी। नॉर्मन बताता है कि अगर स्ट्रेटजी वाले गेम की बात की जाए तो मॉम को चेस में कोई भी नहीं हरा सकता, मतलब कि आज तक उनमें से कोई भी मॉम को चेस में नहीं हरा पाया है। अब बारी होती है नॉर्मन की छुपने की। एमा नॉर्मन को ढूंढ लेती है बट नॉर्मन उस टाइम एकदम स्टिल खड़ा होकर एक छोटे से आयरन के ग्रिल को देख रहा होता है, यानी कि एक फेंस को। एमा बोलती है कि मॉम ने उन्हें वहां जाने से मना किया है क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें उसके पार नहीं जाना है क्योंकि उसके पार डेंजर है। अब वहां पर रे आ जाता है और वो कहता है कि मॉम जरूर हमें झूठ बोल रही है। नॉर्मन उसका रीजन पूछता है तो बताता है कि अगर कोई चीज़ इतनी डेंजरस होती तो क्या ये ग्रिल्स की हाइट इतनी छोटी होती। तभी वहां पर कुछ दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं और वो लोग बात करते हैं कि एक दिन वो लोग इस ऑर्फनेज से जब निकल जाएंगे तो लोग बाहर जाकर क्या करेंगे। और इस सवाल पर सभी के आंसर्स काफ़ी अलग अलग होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि जो भी इस ऑर्फनेज को छोड़कर बाहर गए वो लोग कभी हमें खत क्यों नहीं लिखते। नॉर्मन कहता है कि शायद वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी खुश होंगे और इसीलिए हमें लेटर लिखना भूल गए। तभी एक छोटी बच्ची जिसका नाम की कॉनी होता है वो बोलती है कि जब वो यहाँ से बाहर जाएगी तो उन सभी के लिए ढेर सारे खत लिखेगी और वो ये भी मेंशन करती है कि वो मॉम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। कोइंसिडेंटली उसी दिन कॉनी को उस ऑर्फनेज को छोड़कर जाना होता है और वो सबको बाय बोलती है और फिर चली जाती है। कॉनी को ऑर्फनेज के गेट तक छोड़ने के लिए उसकी मॉम उसके साथ में जाती है। दूसरी तरफ एमा सफाई कर रही होती है कि उसे कॉनी की फेवरेट डॉल मिल जाती है। कॉनी उसकी डॉल भूल गई होगी, रे कहता है। और ये भी कहता है कि गेट पर अभी भी लाइट जल रही है तो इसीलिए अभी लेट नहीं हुआ है, तो अगर तुम लोग भागकर उसके पास जाओ तो तुम लोग कॉनी को उसकी डॉल दे सकते हो। अब नॉर्मन और एमा भाग कर जाते हैं और गेट तक पहुंच जाते हैं। एमा बोलती है कि मॉम ने हमें गेट के नज़दीक जाने से मना किया है। नॉर्मन कहता है कि अगर पनिशमेंट मिलेगी तो हम दोनों को मिलेगी। अब दोनों गेट के अंदर जाते हैं और कॉनी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर एक ट्रक दिखाई देता है और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उन्हें वहाँ पर कॉनी नहीं दिखाई देती और इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम लोग डॉल को उस ट्रक के पीछे रखकर चले जाते हैं। जैसे ही एमा डॉल को रखने के लिए जाती है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है और उसका हाथ से डॉल भी गिर जाती है। अब नॉर्मन देखने के लिए जाता है कि वहाँ पर ऐसा है क्या, और जब वो उस चीज़ को देखता है तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। एक्चुअल में उन्होंने जिस चीज़ को देखा होता है वो कुछ और नहीं बल्कि कॉनी की लाश होती है। फिर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो दोनों ट्रक के नीचे छुप जाते हैं और जब वो दोनों झांक कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग ह्यूमंस नहीं है बल्कि डीमंस हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर कॉनी की बॉडी को उठा के बोलता है ये तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है और इंसानों का मीट काफ़ी टेस्टी होता है। दूसरा मॉन्स्टर उसे मना करता है और वो कहता है कि ये उनके बजट से ऊपर है। इस ऑर्फनेज या फिर कहूँ इस फार्म में
जो भी मीट प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, तो इसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। फिर वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है और वो उनका बॉस लग रहा होता है। वो पूछता है कि काम कैसे चल रहा है, और दूसरा डीमन जवाब देता है कि एक 6 साल की बच्ची है और काफ़ी एवरेज प्रोडक्ट है, और ये भी मेंशन करता है कि अब बहुत जल्दी अच्छे प्रोडक्ट्स के निकलने का टाइम आ रहा है। उनकी मॉम वहाँ आती है। डीमन उन्हें कहता है कि उन तीनों बच्चों को रेडी करो क्योंकि अगली बारी उन्हीं की है। ये सुनने के बाद कि उनकी मॉम भी इसमें इन्वॉल्व है, नॉर्मन और एमा खौफ में पड़ जाते हैं। यहाँ पर एक मॉन्स्टर मेंशन करता है कि उसे किसी की स्मेल आ रही है, और वो गाड़ी के नीचे देखता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर कॉनी की डॉल होती है। यानी कि नॉर्मन और एमा वहाँ से पहले ही भाग चुके होते हैं। नॉर्मन और एमा के लौटने पर रे उन्हें पूछता है कि क्या हुआ। नॉर्मन बताता है कि वो लोग टाइम पर नहीं पहुँच पाए। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खौफ में होते हैं। एमा कहती है कि वो मॉम जिसे कि हम लोग इतना प्यार करते हैं वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो नॉर्मन कहता है कि हम तीनों को इस जगह से निकलना होगा क्योंकि अगली बारी हमारी है। एमा कहती है कि ये सब देखने के बाद कि हमारे साथ यहाँ पर क्या होने वाला है, हम बाकी सारे बच्चों को यहाँ पर छोड़ कर नहीं जा सकते। नॉर्मन भी इस बात पर एग्री करता है और वो कहता है कि हम यहाँ से भागेंगे और सारे बच्चों को लेकर। एमा खौफ में पड़ जाती है कि आखिरकार हम लोग इन सभी छोटे बच्चों को मॉन्स्टर से कैसे बचाकर यहाँ से लेके जाएंगे। नॉर्मन कहता है कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब हम देख पाते हैं कि उनकी मॉम को इजाबेला की डॉल मिल चुकी होती है, तो क्या अब उनकी मॉम उन दोनों को पकड़ पाएगी या फिर वो लोग एस्केप कर लेंगे, और क्या राज है उन मॉन्स्टर्स का। इन सब सवालों का जवाब हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। और बाय द वे मैं बता दूं कि जो उनके गले में नंबर्स लिखे हुए थे, उस नंबर का मतलब ये है कि वो लोग एक प्रोडक्ट है, और इसीलिए उनके ये गले पे जो नंबर है वो उनका प्रोडक्ट कोड है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि एमा अभी भी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है, और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि मामा उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और दूसरी ओर वो नॉर्मन को देखती है जो कि काफ़ी अच्छे मूड में होता है, और नॉर्मन एमा के पास आता है और उसे कहता है कि हंसते रहो, हमें नॉर्मली बिहेव करना होगा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। एमा कहती है कि उस डॉल का क्या, वो तो मामा को मिल गया होगा और उन्हें शक भी हो गया होगा। नॉर्मन कहता है कि शक तो उन्हें ज़रूर हुआ होगा, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो डॉल वहाँ पर आया कैसे, या फिर उसे वहाँ पर कौन लेकर आया है। वो कहता है कि हमें मामा की तरह बिहेव करना होगा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। एमा कहती है कि इसका मतलब हमें जो ये सब अच्छा खाना मिल रहा है, ये सारे साफ कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, वो इसीलिए ताकि हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट बन सके, है ना। एक बार टाइम आने पर हमें भी यहाँ से ले जाया जाएगा, वो भी रैंडमली। नॉर्मन कहता है कि अगर ध्यान से देखो तो ये रैंडम नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो उस मॉन्स्टर ने कहा था कि कॉनी 6 साल की है और एक एवरेज प्रोडक्ट है, और अगर हम ठीक से याद करें तो इससे पहले 2 बच्चों को यहाँ से ले जाया गया था। उसमें से एक 6 साल का बच्चा था और एक 12 साल का। और अगर उस मॉन्स्टर के बातों पर जाए तो 6 साल के बच्चे अगर एवरेज प्रोडक्ट है, इसका मतलब सबसे अच्छा प्रोडक्ट 12 साल का बच्चा होगा। इसका मतलब वो लोग तभी बाहर ट्रांसफर किए जाते हैं जब उनकी एज 6 से 12 के अंदर हो। पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर 12 साल का बच्चा एक अच्छा प्रोडक्ट है तो 6 साल के बच्चों को क्यों बुलाया जाता है। एमा कहती है कि हमारे जो टेस्ट होते हैं क्या उनका इससे कुछ ताल्लुक है। नॉर्मन कहता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि हमें अपने स्कोर्स कभी भी नहीं बताए जाते जब तक कि हमें परफेक्ट स्कोर ना मिले, और शायद इसीलिए कॉनी को वो लोग ले गए क्योंकि वो इतनी स्मार्ट नहीं थी। इसका मतलब कि हमें अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पर शिप किया जाता है, यानी कि अगर एज 6 साल के ऊपर है तो तुम्हें शिप किया जाएगा अगर तुम्हारी स्कोर सबसे कम है, और 12 साल के होने के बाद तुम्हारा यहाँ से शिप होना तय है। और हम लोग आज तक इसलिए बचते आए हैं क्योंकि हमारे स्कोर हमेशा परफेक्ट रहे हैं। प्रेमा कहती है कि स्कोर का क्या ताल्लुक है हमसे, क्या परफेक्ट स्कोर आने से हम ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। नॉर्मन कहता है कि 6 साल से 12 साल के अंदर ह्यूमन बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, शायद हमारा बॉडी वेट, और फिर उसके दिमाग में एक बात चमकती है और वो कहता है कि ब्रेन, उन्हें हमारा ब्रेन पसंद है। शायद ऐसे ह्यूमंस जिनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा हो और ऐसे ब्रेन्स जो कि ज़्यादा डेवलप्ड हो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट करते होंगे, और इसीलिए हमें एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में काउंट किया जाता है। और ये बात सुनकर एमा एकदम दंग रह जाती है, और सिर्फ एमा क्या, कोई भी दंग रह जाएगा यार। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हें कोई पाल रहा है और किसी दिन तुम्हें ये पता चले कि तुम्हें इसलिए पाला जा रहा है क्योंकि किसी को तुम्हारा दिमाग खाना पसंद है। आई मीन हाउ मेस्ड अप दैट इज। और जिसके बाद कि नॉर्मन कहता है कि अगर हम लोग अभी तक के शिपमेंट्स को ट्रैक करें तो इसका मतलब ये है कि अगला शिपमेंट 2 महीने में होगा। इसका मतलब अब उनके पास सिर्फ 2 महीने का ही वक्त है और उन्हें उस टाइम के अंदर इस फार्म से बाहर निकलना होगा। जिसके बाद कि वो दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो लोग जंगल से निकले या तो गेट से। पर गेट तो बंद रहता है और तभी खुलता है जब शिपमेंट होती है, और वहाँ पर मॉन्स्टर्स गेट पर होते हैं, तो वो लोग उस ऑप्शन को ड्रॉप कर देते हैं और इसीलिए वो लोग जंगल से भागने का फैसला करते हैं, और वो लोग इसीलिए उस ग्रिल को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं।
और जहाँ पर कि उनके सामने एक बड़ा सा वॉल आ जाता है और उस वॉल के बारे में जानने के लिए एमा एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वो कहती है कि ये वॉल लगभग 3 से 4 मीटर चौड़ा होगा और उसे उस वॉल के दूसरी तरफ बस पेड़ दिखाई दे रहे हैं, शायद वो भी कोई जंगल है। और उसके साथ ही ये वॉल एकदम स्मूथ है। इसका मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि वो बच्चे इस वॉल को देखकर यहाँ से भागने की उम्मीद खो दें, पर वो लोग हार नहीं मानेंगे। वो लोग इस वॉल पर इजीली क्लाइंब कर सकते हैं रोप की हेल्प से। और वैसे भी यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ पर बस उनकी मामा है और उन्हें बस उनकी मामा को चकमा देना है। जिसके बाद कि घर वापस आने का टाइम हो जाता है और वो लोग बड़ी मुश्किल से टाइम पर पहुंच पाते हैं। तो तभी एक छोटा बच्चा वहां पर भाग कर आता है, इसका नाम की मार्क होता है और वो कहता है कि नायला उसे नहीं मिल रही है। और नायला एक और बच्ची है जिसके बारे में वो मार्क बात कर रहा है और उसकी मॉम कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो अपने पॉकेट से एक वॉच निकालती है या फिर वॉच जैसा ही कुछ निकालती है और वो कहती है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वो जंगल में जाकर उस बच्चे को लेकर आती है और जिससे कि नॉर्मन और एमा समझ जाते हैं कि वो कोई पॉकेट वॉच नहीं है बल्कि एक ट्रैकिंग डिवाइस है। और इसीलिए मामा उन्हें हमेशा ढूंढ लिया करती थी, भले ही वो कहीं भी छुपे हो। और वो लोग समझ जाते हैं कि मामा को चकमा दे पाना इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि उनकी नजर में अब वो एक एनिमी है। इसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग उन दोनों को देख पाते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि जरूर कोई ट्रांसमीटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, पर कहाँ पर वो पता करना होगा। इसके बाद की नॉर्मन कोई लड़का बुलाता है कुछ काम के लिए और जब वो लौट कर आता है वो देखता है कि मामा एमा से सवाल पूछ रही होती है। इजाबेला एमा से पूछती है कि क्या बात है, कल से तुम काफी बुझी बुझी सी लग रही हो। एमा कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, दूसरी ओर नॉर्मन डर रहा होता है कि एमा के बिहेवियर से पता न चल जाए कि वो लोग गेट पर गए थे। पर एमा कहती है कि वो इसलिए सैड है क्योंकि उसे एक दिन इस घर को छोड़कर जाना होगा और वो यही सोचकर थोड़ी सी सैड है और वो ये कहकर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। और इजाबेला उससे कुछ और सवाल पूछती है कि तभी वहां पर रे आ जाता है और वो सबको खाने के लिए बुलाता है और नॉर्मन इस बात का फायदा उठाकर एमा को वहां से ले जाता है। पर उनके जाने से पहले इजाबेला उन दोनों को पूछती है कि तुम दोनों कल रात गेट पर तो नहीं गए थे। और ये सुनकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। पर नॉर्मन अपने यूजुअल बिहेवियर में कहता है कि नहीं, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि वहां पर तो रात को जाना मना है। और वो इजाबेला से उस गेट के बारे में पूछने लगता है। तो वो कहती है कि अगर तुम दोनों वहां पर नहीं गए थे तो तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि डर के मारे उन दोनों की फट चुकी होती है क्योंकि वो लोग बाल बाल बचे होते हैं। जिसके बाद कि वो दोनों रात में एक रूम में चुपके से जाते हैं रोप यानी कि रस्सी की तलाश में, पर उन्हें रस्सी नहीं मिलती है और वो लोग इसीलिए सोचते हैं कि वो लोग टेबल क्लॉथ का यूज करेंगे और वो उसे वहां वॉल के पास के एक पेड़ में छुपा देते हैं। तभी एमा कहती है और हमें सबके बारे में रे को भी बता देना चाहिए और नॉर्मन भी इस बात से एग्री करता है। और तभी वहां पर एक पेड़ के पीछे से रे बाहर आता है और वो कहता है कि क्या बताना चाहते हो तुम दोनों। वैसे भी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम दोनों काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। और इसीलिए उसने उन दोनों का पीछा किया। जिसके बाद कि वो दोनों उसे सारी बातें बता देते हैं और वो काफी जल्दी समझ जाता है। और एमा को काफी अजीब लगता है कि वो उसकी तरह इस बात से शॉक नहीं हुआ। इसके बाद कि रे कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। हम यहाँ से सभी को लेकर नहीं जा सकते, कुछ को यहीं पर छोड़ के जाना होगा। और एमा इस बात से डिसएग्री करती है। वो कहती है कि वो सभी को साथ लेकर जाएगी, पर रे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो टोटल 37 बच्चे हैं और मोस्ट ऑफ उनमें से 6 साल के भी नीचे हैं और हमें उन्हें मॉन्स्टर से बचाना है, मामा से बचाना है और साथ ही उनकी बॉडी से उस ट्रांसमीटर को भी निकालना है। ये टास्क पहले से ही काफी मुश्किल है और तुम इसे इम्पॉसिबल बना रही हो। और वैसे भी सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर इस दुनिया में ह्यूमन फार्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ह्यूमन सोसाइटी अब खत्म हो चुकी है और वहां से उस वॉल के दूसरी ओर मॉन्स्टर्स की सोसाइटी है जो कि हमें खाने के लिए तड़प रही है। और एक साथ इन सभी बच्चों को लेकर जाने का मतलब तुम समझ रही हो। हम यहाँ से तो शायद बच भी जाए पर वहां बाहर जाकर जरूर मारे जाएंगे। पर एमा तभी भी नहीं मानती है और वो कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड थैंक्स टू यू मुझे ये पता चल गया कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। रे नॉर्मन को उसे समझाने के लिए कहता है पर नॉर्मन कहता है कि मैं उसे नहीं समझा सकता और ये बात तुम्हें भी पता है। और वो कहता है कि वो उसके सपोर्ट में है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो कुछ भी करके उन सबको यहाँ से बाहर निकालेगा और इसीलिए उसे भी उसका साथ देना चाहिए। और वो कहता है कि वैसे भी मैं आज तक किसी भी चीज में फेल नहीं हुआ और इसमें भी नहीं होऊंगा, तो क्या वो उसका साथ देगा। और रे उससे एग्री करता है पर उन्हें शॉक तब मिलता है जब वो लोग घर वापस आते हैं क्योंकि मामा उन्हें बताती है कि अब उनके साथ यहाँ पर एक और सिस्टर रहेगी जिसका नाम की सिस्टर क्रोन होता है और वो यहाँ पर उनके साथ उन बच्चों का ख्याल रखेगी। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि इजाबेला को बच्चों पर शक है और नए सिस्टर के आने का मतलब है कि उनके भागने का प्लान जो कि पहले से ही काफी मुश्किल था उसका और मुश्किल होना क्योंकि उनके एनिमीज के लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है
इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि इजाबेला क्रोन को एक ऐसा रूम देती है रहने के लिए जहां से कि उसे बच्चों पर निगरानी रखने में आसानी हो। वहीं दूसरी ओर नॉर्मन सोचता है कि वो ट्रांसमीटर के बारे में जानने के लिए इतना खो गया कि वो इसके बारे में भूल ही गया कि वो लोग यहाँ पर एक नई सिस्टर को भी भेज सकते हैं। रे कहता है कि हमारे लिए अच्छा ही है और इसकी वजह से हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि आखिरकार वो लोग आते कहाँ से हैं, यानी कि ये सिस्टर और ये बच्चे आखिरकार कहाँ से आ रहे हैं। नॉर्मन कहता है कि कैरल जो कि अभी एक छोटी बच्ची है और यहाँ पर अभी जस्ट ट्रांसफ़र हुई है, जो कि कोनी की रिप्लेसमेंट है, वो यहाँ पर आने से पहले उन्हें कहीं पर तो पाला जाता होगा। और सिस्टर क्रोन भी जो कि एक बड़ी लेडी है, इससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है कि ये एक फार्म है, ऐसे ही कई और फार्म भी एग्जिस्ट करते हो और कुछ बच्चों को शायद वो मॉन्स्टर बचपन से ही सिस्टर बनने के लिए ट्रेन करते हैं। और ये जानना उनके लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद उन्हें क्या करना है वो इसी बात पर डिपेंड करता है। रे कहता है कि वो बात तो सही है, पर अभी हमारा मेन फोकस यहाँ से निकलने का है। जिसके बाद की एमा कहती है कि उसने बहुत ट्राई किया ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार वो ट्रांसमीटर कहाँ हो सकता है, और इसीलिए उसने अपने पूरी बॉडी में छान मारा, बट उसे कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिला। जिस पर कि रे कहता है कि अगर वो एक ट्रांसमीटर है तो पक्का रेडियो वेव्स छोड़ता होगा। और जहाँ तक कि मुझे पता है कि अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पढ़ा है, वो ट्रांसमीटर डिवाइस जरूर किसी ना किसी सेल या फिर बैटरी से ऑपरेट होता होगा। पर इतना छोटा डिवाइस जो कि बैटरी से चलता है और जिसे लगभग 10 साल तक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसे ढूंढ पाना तो नामुमकिन है। क्योंकि जिस जगह पर वो डिवाइस इम्प्लांट किया गया होगा हमारे बॉडी पर, सर्जरी का कोई भी निशान नहीं होगा, क्योंकि वो इतने साल पहले किया गया था। अब तक वो सारे निशान मिट चुके होंगे। एमा कहती है कि आज का मतलब सब कुछ खत्म। नॉर्मन कहता है कि अगर हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली वो कहाँ पर है, तो कम से कम हम लोग गैस तो कर ही सकते हैं। और तभी वो लोग सोचने लगते हैं कि वो डिवाइस उनके बॉडी में कहाँ हो सकती है। पर तभी नॉर्मन कहता है कि कैरल वो अभी यहाँ पर नहीं आई है। रे कहता है कि हाँ, इसका मतलब उसके बॉडी पर उस ट्रांसमीटर का निशान अभी ज़रूर होगा। और जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग सिस्टर क्रोन और इजाबेला को देखते हैं। और क्रोन उसे यहाँ पर बुलाने के लिए थैंक्स कहती है, क्योंकि जितने भी ह्यूमन फार्म प्रेजेंट है उनमें से ये ह्यूमन फार्म वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन हार्वेस्ट प्रोड्यूस करता है। इन सिंपल भाषा में कहूँ तो बेस्ट फार्म है ये ह्यूमन मीट प्रोड्यूस करने के लिए, और इसीलिए उसके साथ काम करने में वो काफ़ी एक्साइटेड है। इजाबेला कहती है कि मुझे बातें करने वाले लोग नहीं बल्कि काम करने वाले लोग पसंद हैं। और वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर काम सिर्फ बच्चों पर नज़र रखना नहीं है। और क्रोन इस बात को सुनकर थोड़ा सा चौंक जाती है। इजाबेला कहती है कि उन बच्चों ने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि उन्हें नहीं देखना चाहिए था, और उसी के साथ उन्होंने ये भी देख लिया है कि उस ट्रक में क्या शिप होता है। क्रोन इस बात से शॉक हो जाती है और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो रूल्स के हिसाब से उन्हें जल्द पता लगाना होगा कि वो बच्चे कौन हैं और उन्हें जल्दी से यहाँ से भेजना होगा। पर इजाबेला कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि वो बच्चे कौन हैं। और वो बताती है कि वो 2 बड़े बच्चे हैं, यानी कि उसे पता है कि वो दोनों कौन हैं। और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम बस उन बच्चों पर नज़र रखो। और क्रोन कहती है मतलब तुम हेडक्वार्टर को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं करने वाली। और इजाबेला कहती है कि नहीं, मेरे बच्चे काफ़ी स्पेशल हैं और वो यहाँ से तभी डिलीवर होंगे जब उनके यहाँ से डिलीवर होने की डेट आएगी, और वो इस तरह से वो इस फार्म की रेपुटेशन को भी बरकरार रख पाएगी। और वो कहती है कि तुम्हारा काम है उन बच्चों पर नज़र रखना जब तक कि वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो जाते। और जिसके बाद की हम लोग क्रोन को देखते हैं और वो अपने रूम में अपनी डॉल से बात कर रही होती है। और वो उसे कहती है कि किसे पता था कि मिस इजाबेला, जो कि जिसे कि हम लोग मिस परफेक्ट कहते हैं, वो इतनी बड़ी गलती कर बैठेगी। और उससे भी अजीब बात यह है कि वो इस बात को छुपाना चाहती है। रिपोर्ट करने की बजाय अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो शायद फ्यूचर में वो उसे सजेस्ट करे फार्म की मदर बनने में। पर वो फिर खुद से कहती है कि फ्यूचर में क्यों, मैं तो अभी भी चाहे तो इस फार्म की मदर बन सकती हूँ। अगर मैं ये पता कर लेती हूँ कि वो बच्चे कौन हैं और हेडक्वार्टर में इस बारे में रिपोर्ट कर देती हूँ तो शायद मुझे इस फार्म का मदर बना दिया जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नॉर्मन और रे को देखते हैं जो कि बर्तन धो रहे होते हैं। और वो लोग देखते हैं कि सिस्टर क्रोन जो कि बहुत ही जल्दी बच्चों में घुल मिल गई है। नॉर्मन कहता है कि 2 एडल्ट्स को चकमा दे पाना आसान नहीं होगा, और उसी के साथ साथ कहीं वो लोग मॉन्स्टर्स को उनके बारे में इन्फॉर्म ना कर दे। रे कहता है कि क्या होगा अगर हम उन दोनों को मार दें, यानी कि क्रोन और मामा को। और तभी उनके बीच में क्रोन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ज़रूर रे और नॉर्मन होगे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और नॉर्मन को लगता है कि सिस्टर क्रोन सिर्फ यहाँ पर बच्चों पर नज़र रखने के लिए नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह से उसने उन दोनों से बात करी और उनको देखा, इससे ये पता चलता है कि ज़रूर मामा को बड़े बच्चों पर शक है।
और दूसरी ओर एमा कैरल की बॉडी में उस ट्रांसमीटर के निशान को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे नहीं मिलता। और दूसरी ओर उसके साइड में एक लड़की होती है और वो एमा को पिछले रात के बारे में पूछ रही होती है, पर एमा काफ़ी जोन्ड इन होती है और बस उस ट्रांसमीटर के बारे में ही सोच रही होती है। और तभी वो बच्चे के कान पर चेक करती है और उसे वहाँ पर एक निशान दिखाई देता है। और जब वो उसे दबा कर देखती है, उसे कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रांसमीटर ही है। और वो उस बच्चे को कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर बाहर निकालूंगी। और ये बात वो लड़की सुन लेती है। जिसके बाद कि हम लोग इज़ाबेला को देखते हैं, जो कि हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर रही होती है कि यहाँ पर फार्म में सब कुछ ठीक है। और वहाँ दूसरी ओर एक लेडी इज़ाबेला से पूछती है कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है। और इज़ाबेला उस लेडी को ग्रैंडमा कहती है और वो ग्रैंडमा को कहती है कि इस साल सभी फार्म से जिन बच्चों को हार्वेस्ट किया गया है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और वो एवरेज थे, और इसीलिए उसे इस बात का ध्यान रखना होगा, वरना बॉस नाराज़ हो जाएंगे। और दूसरी ओर उनका बॉस कहता है कि इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है ना, और हम लोग इसका मतलब राइट टाइम पर हार्वेस्ट कर सकते हैं। और वो इज़ाबेला को कहता है कि प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, वरना तुम्हें तो पता ही है कि टिफारी को ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसका टेस्ट हम सभी से अलग है। और इज़ाबेला कहती है कि आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसके बाद कि हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो सभी बच्चे खेल रहे होते हैं और हम लोग उन तीनों को देख पाते हैं। और एमा उन सभी को उस ट्रांसमीटर के बारे में बताती है और वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोग इस ट्रांसमीटर को डैमेज कैसे करें या फिर निकालें कैसे। वो सोचते हैं कि अगर वो लोग इसे निकालेंगे तो मामा को पता चल जाएगा, और गलती से भी अगर मामा ने उनके बालों पर कंघी करते हुए इसे देख लिया तो वो लोग पकड़े जाएंगे। रे कहता है कि हम इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये ट्रांसमीटर इतना हाईटेक नहीं है, क्योंकि इससे मामा को ये तो ज़रूर पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं, पर वो ये नहीं पता कर सकती कि वो एक्चुअल में कौन है। इट्स लाइक कि बस वो एक तुम्हें ग्रीन डॉट शो करेगा, पर ये नहीं बताएगा कि वो नॉर्मन है या फिर एमा, यानी कि वो कोई भी हो सकता है। नॉर्मन कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम में से किसी ने भी उस ट्रांसमीटर को डैमेज किया तो किसी तरह का अलार्म बज जाए और उन्हें पता चल जाए। रे कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, और इसीलिए वो लोग इसे निकालने का खतरा नहीं उठा सकते। नॉर्मन कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लोग इसे सिर्फ उसी दिन निकालेंगे जिस दिन उन्हें यहाँ से भागना होगा। पर एमा सोच में पड़ जाती है कि बिना निकाले उन्हें पता कैसे चलेगा कि उसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है। रे कहता है कि वो मैं देख लूँगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि उनकी बातें कोई तो चुप कर सुन रहा होता है। और जिसके बाद कि वो तीनों डिस्कस करते हैं कि ट्रांसमीटर का काम तो हो गया, और अब बारी है ये सोचने की कि आखिरकार वो लोग यहाँ से निकले कैसे। रे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें कुछ लोगों को यहीं पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि वो बच्चे एथलेटिक नहीं हैं और बाकी कुछ बच्चे तो इतने छोटे हैं कि वो चल भी नहीं सकते। पर एमा कुछ देर तक सोचती है और फिर वो कहती है कि हम टैग खेलेंगे। और टैग मतलब तुम्हें पता ही है, हमने पहले बता दिया है कि एक तरह से छुपन छुपाई टाइप गेम जो भी है। और वो उन दोनों को अपने प्लान के बारे में बताती है और वो कहती है कि हम लोग बच्चों के साथ मिलकर टैग खेलेंगे, यानी कि नॉर्मन उन्हें पकड़ेगा और वो सब बच्चे खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करके वो लोग उन्हें फिजिकली और मेंटली इस मिशन के लिए रेडी कर पाएंगे, और वो भी उन्हें बिना इस बारे में बताए हुए, क्योंकि उन्हें ये बस एक गेम लगेगा और मामा को भी उन पर शक नहीं होगा। जिसके बाद कि वो लोग सभी बच्चों को सिखाते हैं कि अपने अपोनेंट से भागना कैसे है और साथ ही साथ उन्हें चकमा कैसे देना है, जैसे कि फॉल्स फुटप्रिंट बनाकर, और उनके साथ ही कुछ और भी चीज़ें। पर नॉर्मन उन सभी बच्चों को पकड़ लेता है और रे उन्हें बताता है कि सिर्फ ट्रैप सेट करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने अपोनेंट्स पर ध्यान भी रखना होगा, और ये भी ध्यान देना होगा कि तुम्हारे अपोनेंट्स को तुम्हारी सारी आदतों के बारे में पता है, और ये भी पता है कि तुम कैसा बिहेव करते हो, और इसीलिए तुम्हें उनकी उस सोच को भी चकमा देना होगा। जिसके बाद कि सिस्टर क्रोन वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि क्यों ना हम सभी मिलकर इस गेम को खेलें, और इस बार वो सभी को पकड़ेगी। और जिसके बाद कि वो सभी लोग छुप जाते हैं, पर नॉर्मन को पता होता है कि वो सबसे पहले बड़े बच्चों को पकड़ने की कोशिश करेगी, और वो वैसा ही करती है, और वो सभी छोटे बच्चों को बहला फुसला कर पकड़ लेती है, और बड़े बच्चे भी उससे नहीं बच पाते, और जहाँ बड़े बच्चे उससे नहीं बच पाए तो छोटे बच्चे उससे क्या ही बच पाते। पर एमा कुछ बच्चों को बचाने की कोशिश करती है और वो उन्हें लेकर छुप जाती है। पर सिस्टर क्रोन उसे कहती है कि एमा, अगर तुमने उस रात को गेट के पास अगर कुछ गलत होते हुए देखा था, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ है। और फिर वो उसे पकड़ लेती है, और वहीं दूसरी ओर बस रे और नॉर्मन ही बचे होते हैं, और उन्हें पकड़ पाती इससे पहले कि टाइम ओवर हो जाता है, यानी कि वो दोनों जीत जाते हैं। और जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि इस इंसिडेंट को अब कुछ दिन बीत गए होते हैं, और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार सिस्टर ने अभी तक उनके साथ कुछ किया क्यों नहीं उस दिन के बाद से। नॉर्मन कहता है कि ज़रूर मामा ने
सिस्टर को उनसे दूर रहने के लिए कहा होगा, क्योंकि उन्हें हम पर पहले से ही शक है। पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो उन पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। जिसपे कि नॉर्मन कहता है कि मुझे लगता है कि मामा ने कुछ तो ज़रूर ऐसा किया है जिससे कि उन्हें हमारे सारे इरादों के बारे में पता चलता रहे, पर बिना खुद को इसमें इन्वॉल्व किए। और एमा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसका बोलने का मतलब क्या था। जिस पर कि नॉर्मन कहता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि मामा हमारे हर एक स्टेप पर नज़र रख सकती है। सोचो, सही समझे, किसी बच्चे को यूज़ करके, यानी कि हम में से ही कोई एक बच्चा है जो कि एक ट्रेटर है या फिर कहूँ एक धोखेबाज है, जो कि मामा को उनके हर एक मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये बात एमा इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उनमें से कोई एक बच्चा है जो कि मामा के लिए ये सब कर रहा है। तो क्या लगता है कौन हो सकता है वो दगाबाज या फिर ट्रेटर? ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग नॉर्मन को एक बैग के साथ देख पाते हैं। नॉर्मन उस बैग में कुछ डालकर अपने बेड के नीचे रख देता है। इसके बाद सीन मॉम और सिस्टर पे शिफ्ट करता है, जहाँ पे मॉम सिस्टर पे गुस्सा कर रही थी क्योंकि सिस्टर ने बच्चों के साथ टैग टीम खेला। मॉम के हिसाब से सिस्टर का काम सिर्फ बच्चों पर नजर रखना है और कुछ करना नहीं। अब सिस्टर गुस्से गुस्से में अपने रूम में जाती है और अपने पूरा का पूरा गुस्सा अपने डॉल पे निकालती है और डॉल को फाड़ देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग नॉर्मन, एमा और रे को प्लेग्राउंड में देख पाते हैं, जहां पर नॉर्मन रे से पूछता है कि क्या उसे ट्रैकर को तोड़ने का तरीका मिला, जिस पर नॉर्मन बोलता है कि ठीक 10 दिन में उसे तरीका मिल जाएगा और वो लोग 10 दिन के बाद ही इस ऑर्फनेज से भाग जाएंगे। ये सुनने के बाद एमा और रे सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि कॉनी को गए हुए 2 हफ्ते हुए हैं और उनके पास 1.5 महीने बचा होता है और अभी तक तो उनका प्लान भी रेडी नहीं हुआ है। इस पर नॉर्मन बोलता है कि मॉम भी यही एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि वो लोग यहाँ से भागने में नेक्स्ट फेयरवेल तक का वेट करेंगे और हम लोग उस टाइम से पहले भागकर मॉम को चकमा दे देंगे। अब ये तीनों सोचते हैं कि वो लोग अपनी टीम को एक्सपांड करेंगे, इसीलिए वो लोग गिल्डा और डॉन को लाइब्रेरी में जाकर सब कुछ बता देते हैं। पहली बार में तो गिल्डा और डॉन को इन बातों पर यकीन ही नहीं होता है और वो लोग गुस्सा भी करते हैं उन तीनों पर। बट देन नॉर्मन उन्हें एक लिस्ट दिखाता है जिसमें कि 6 सालों के उन सभी बच्चों का नाम था जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता है और ऑब्वियसली उसमें कॉनी का भी नाम होता है। बेसिकली इस लिस्ट में उन सभी बच्चों का नाम था जिन्हें कि टाइम से पहले ही ऑर्फनेज से निकाल के मॉन्स्टर को दे दिया गया। अब यहाँ इस कन्वर्सेशन में नॉर्मल गिल्डा और डॉन से एक झूठ बताता है। अब ये तो सभी को पता है कि असलियत में कॉनी की डेथ हो चुकी थी, बट स्टिल नॉर्मन उन बाकी सबको ये बताता है कि उन्हें बाहर जाकर उन बच्चों को डीमन का स्लेव बनने से उन्हें बचाना है, जो कि एक साफ साफ झूठ था। गिल्डा और डॉन इन तीनों की बातों पर विश्वास फाइनली कर ही लेते हैं, इधर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही रे नॉर्मन पे चिढ़ जाता है या कहूँ गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि उसने गिल्डा और डॉन से ये मरने वाली बात क्यों छुपाई। नॉर्मन बोलता है कि अगर वो ये बात बता देता कि बाहर जाकर कॉनी की डेथ हो गई है तो वो लोग डर जाते और पैनिक हो जाते। रे को ये बात ठीक नहीं लगती है और वो नॉर्मन से कहता है कि जब लोगों को इन सच का पता चलेगा तो वो लोग काफी हर्ट फील होंगे। अब नेक्स्ट सीन में नॉर्मन रे को बताता है कि उसने गिल्डा और डॉन को इसीलिए भी सिलेक्ट किया था क्योंकि नॉर्मन के हिसाब से गिल्डा और डॉन में से ही कोई है जो कि मॉम की जासूसी कर रहा है, यानी कि मॉम की तरफ से जासूसी कर रहा है। नॉर्मन रे को यहाँ पर एक प्लान के बारे में बताता है कि जिसकी हेल्प से उन्हें पता चल जाएगा कि मॉम का असली जासूस है कौन। नॉर्मन का प्लान था कि वो डॉन और गिल्डा को बता देगा कि उसने भागने के लिए जो रोप बनाई थी वो कहाँ पर रखी है, बट वो उन दोनों को वो 2 अलग अलग जगह बताएगा। वो डॉन को बताएगा कि रोप उसने बेड के नीचे रखी है और गिल्डा को बताएगा कि उसने रोप 2nd फ्लोर के वॉशरूम के सीलिंग पे रखी है। अब जो भी जासूस होगा वो इस चीज को मॉम को बता देगा या फिर सिस्टर को बता देगा और उस जगह से रोप को जब्त कर लिया जाएगा और इससे उन्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार असली जासूस है कौन। अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्डा अपने बेड से उठकर सिस्टर के रूम की तरफ जा रही थी और एमा उसके बाहर जाते हुए नोटिस कर लेती है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि किसी ने चुपके से मॉम को चिट्ठी भेज दी थी जिसमें लिखा था कि रोप नॉर्मन के बेड के नीचे है। नाउ गिल्डा सिस्टर के रूम में थी और एमा बाहर से कान लगाकर उनकी बातें सुन रही थी। अब इस पॉइंट पर एज अ व्यूअर हमारा शक गिल्डा पर ही जाता है, बट गिल्डा तो सिस्टर को थैंक्स बोलने गई थी क्योंकि सिस्टर उनका बहुत अच्छा से ध्यान रख रही थी। यहाँ पर सिस्टर काफी ट्राई करती है कि गिल्डा उसे कुछ बता दे, बट वो कुछ भी नहीं बताती है और बाहर खड़ी एमा चैन की सांस लेती है। एज अ गिल्डा से तो शक हट गया, तो अगली सुबह तीनों को डॉन पे शक हो गया था। बाहर बैठकर नॉर्मन और रे डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार बच्चों में से कोई भी मॉम के लिए जासूस क्यों बनेगा। रे कहता है कि जरूर इससे उस बच्चे को कोई फायदा मिल रहा होगा और ये सुनकर नॉर्मन रात को एमा से पूछता है क्या वो उन सभी बच्चों को बचाना चाहती है, इंक्लूडिंग वो बंदा जो कि मॉम के लिए जासूसी कर रहा है। और एमा कहती है कि हाँ,
क्योंकि एमा के हिसाब से वो सभी बच्चों को बचाना चाहती है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बच्चा बचना चाहता हो या नहीं, या फिर वो भले ही जासूस क्यों ना हो, एमा उसे बचाना चाहेगी। और नॉर्मन को भी यही एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट सीन में हम लोग नॉर्मन और रे को सेकंड फ्लोर के वॉशरूम की सीलिंग एंड बेड के नीचे रखे हुए फेक रोप्स को चेक करते हुए देखते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड बेड के नीचे वाली फेक रोप वहां नहीं थी, जिसको दिखाकर कि नॉर्मन रे से कहता है कि डॉन ही जासूस है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है जब नॉर्मन रे की तरफ देखता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि जासूस कौन है, और जासूस डॉन नहीं है बल्कि तुम हो रे। नॉर्मन रे को बताता है कि उसने 3 लोगों के लिए वो ट्रैप बनाया था, जहां उसने गिल्डा को लाइब्रेरी का लोकेशन बताया था और डॉन को डाइनिंग रूम का लोकेशन बताया था और रे को बेड के नीचे का लोकेशन दिया था, जो कि रे को फंसाने के लिए था। और ये सुनने के बाद रे कन्फेस करता है कि वही जासूस है। नॉर्मन कहता है कि शक तो उसे उसी दिन हो गया था जिस दिन सिस्टर क्रोन यहाँ पर आई थी, लेकिन वो बिलीव नहीं करना चाहता था क्योंकि ये उनके प्लान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता और मॉम के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज। अब नॉर्मन पूछता है कि वो कब से मॉम का जासूस है। रे बताता है कि उसे इस ऑर्फनेज की सच्चाई बहुत पहले से पता चल गई थी और मॉम ने उसे इस बात को छुपाने के लिए कहा था और वो इसीलिए मॉम का जासूस बन गया। और इस चीज के छुपाने के लिए उसे 2 बेनिफिट्स मिलते थे। पहला तो ये कि वो बाकी बच्चों से ज्यादा साल तक इस ऑर्फनेज में रहेगा, और दूसरा ये कि मॉम उसे जासूसी के बदले बाहर वर्ल्ड के कुछ इक्विपमेंट्स ला कर देगी। ये सब सुनने के बाद रे पूछता है कि क्या अब भी वो प्लान का पार्ट है। नॉर्मन कहता है कि प्लान का पार्ट बनने के लिए उसे नॉर्मन की 3 शर्तें माननी होगी। पहली ये कि रे पहले की तरह सबके साथ रहेगा उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। दूसरा ये कि रे सारी जानकारी नॉर्मन को देगा, और तीसरी ये कि रे अब बच्चों की साइड से जासूसी करेगा। नॉर्मन उसे बताता है कि ऑल्दो वो एक गद्दार है, स्टिल एमा उसे बचाना चाहती है और दैट्स व्हाई वो चाहता है कि रे अब उनका साथ दे, और वो अगर चाहे तो मॉम को धोखा देकर उनके साथ भाग सकता है। अब नॉर्मन उसे ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में पूछता है। रे बताता है कि मॉम से रे को आज तक जो भी इक्विपमेंट्स मिले थे उसने उसका यूज करके एक ट्रैकर को तोड़ने के लिए तरीका निकाल लिया है। रे कहता है कि वो भी यहाँ से भागना ही चाहता है, बट इस प्लान में उसका साथ देने के लिए वो नॉर्मन के सामने एक शर्त रखता है कि टाइम आने पर नॉर्मन को एमा को धोखा देना होगा। तुम एमा को भरोसा दिलाना होगा कि हम सभी बच्चों को लेकर यहाँ से भागेंगे, बट टाइम आने पर सिर्फ तुम, मैं, एमा, गिल्डा और डॉन ही भागेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को लेकर भागने का प्लान एक फेल्ड प्लान है और उससे कुछ भी नहीं होगा, बस हम लोग पकड़े जाएंगे। नॉर्मन रे की शर्त मान लेता है। देन रे मॉम के रूम की तरफ निकल जाता है, पर नॉर्मन अब एक स्ट्रेस्ड हो चुका होता है। मॉम के ऑफिस पे पहुंचकर रे मॉम को रिपोर्ट देता है कि ज्यादा कुछ भी प्लान में चेंज नहीं हुआ है और बच्चों को टैग गेम के थ्रू ट्रेनिंग दी जा रही है। रे मॉम को काइंड ऑफ टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने सिस्टर को यहाँ पर क्यों बुलाया है, ताकि वो मेरी जगह ले सके। मॉम उसे बताती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सावधानी की जरूरत है और इसीलिए सिस्टर को उन्होंने बुलाया है। इसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग प्लान डिस्कस करने के लिए फॉरेस्ट में मिलते हैं। यहाँ पर एमा नॉर्मन से पूछती है कि क्या जासूस कौन है, उसे मिल गया। इस पर नॉर्मन बात घुमाने की कोशिश करता है, बट रे डायरेक्टली एमा को साफ साफ बता देता है कि वही जासूस है। एमा ये सुनकर डर जाती है, या फिर कहूँ कि शॉक हो जाती है। और यहाँ पर रे बताता है कि वो ऐसे तो उन्हें उसी रात बता देता कि वो मॉम का जासूस है, बट उन दोनों ने कॉनी की डॉल वहां पर गिरा दी थी और इसी वजह से सिचुएशन को संभालने के लिए उसे चुप रहना पड़ा। एमा रे से पूछती है कि क्या तुम अब भी हमारे टीम में हो, जिसका आंसर देते हुए रे कहता है हाँ। फिर एमा पूछती है कि क्या तुम सभी को लेकर बाहर निकलना चाहते हो, और इस सवाल का जवाब में वो एमा से झूठ बोल देता है कि वो इसके लिए रेडी है। और एमा इस बात से खुश हो जाती है कि रे भी अब उनका साथ देगा और हम रे की मदद से मॉम को चकमा भी दे सकते हैं। एमा यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि रे तुम ये सब पहले से जानते थे, तो तुम्हारे लिए तो सब कितना ही मुश्किल रहा होगा कि अपनों को अपने सामने ही मरते देखना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग डॉन और गिल्डा को देख पाते हैं और वो लोग नाराज होते हैं कि उन्हें किसी भी प्लान में इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है। उन्हें इस बात का शक भी हो गया था कि शायद उन्हें सारी बातें नहीं बताई जा रही हैं। ऐसे में उस रात स्टोर रूम में 5 बच्चे मिलकर एक प्लान डिस्कस करते हैं। एमा कहती है कि मैंने और गिल्डा ने कुछ दिनों से मॉम पर नजर रखी है और उन्हें कुछ पता चला है कि मॉम के रूम में शायद एक सीक्रेट रूम भी है, क्योंकि मॉम रात को ठीक 8 बजे कहीं गायब हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली वो सीक्रेट रूम में ही जाकर हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करती होंगी। थोड़ी देर बाद डॉन और गिल्डा को डिनर टेबल ठीक करने के लिए बुलाया जाता है और ये लोग चले भी जाते हैं। ये लोग डाइनिंग रूम में ना जाकर मॉम के ऑफिस में जाते हैं, उस सीक्रेट रूम को, या फिर कहूँ उस हिडन डोर को ढूंढने के लिए जो कि सीक्रेट रूम तक जाता हो। और थोड़ी देर बाद उन्हें वो मिल भी जाता है, लेकिन वो रूम लॉक्ड था कि तभी वहां पर उस रूम में किसी की आने की आवाज आती है।
हम डॉन और गिल्डा को देख पाते हैं जो कि डर के मारे पसीने से भीग चुके होते हैं और उस फुटस्टेप के आवाज धीरे धीरे उनके करीब आती है। बट जब वो बाहर आता है तो उन्हें पता चलता है कि लकीली वो मॉम नहीं होती है, वो एक छोटा बच्चा होता है जो कि खेलते खेलते वहां गलती से आ गया होता है। अब सीन एमा, रे और नॉर्मन पे शिफ्ट होता है और हम उन्हें प्लान डिस्कस करते हुए देख पाते हैं। रे बताता है कि उन लोगों के पास ऑर्फनेज की मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आ चुकी है एंड उन्हें अब ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने का तरीका भी पता है। उन्हें बस इस ऑर्फनेज के बाहरी दुनिया की अब जानकारी चाहिए। नॉर्मन यहाँ से भागने के 3 स्टेप्स बताता है। पहले उस वॉल को क्रॉस करना, दूसरा इस फार्म के बाहर निकलना, तीसरा बाहरी वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करना है वो पता करना। रे कहता है कि उन्हें आउटर वर्ल्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहीं पर एमा ये बोलती है कि वो जानती है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। एमा नॉर्मन और रे को लाइब्रेरी लेके जाती है। वहाँ वो विलियम मिनर्वा की सारी बुक्स दिखाती है। इन बुक्स के पेजेस पे डिफरेंट मोर्स कोड प्रिंटेड थे। मोर्स कोड तो एक तरह से मान के चलो कोड लैंग्वेज है बेसिकली, ओके, जो कि दरअसल विलियम के द्वारा इस ऑर्फनेज पे रह रहे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए आउटर वर्ल्ड से भेजा गया एक मैसेज था। एमा बताती है कि बुक के मैसेज से उसे ये पक्का हो गया है कि बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं और उन्हें बस ऐसे ही लोगों को ढूंढना है। दूसरी तरफ हम लोग डॉन को देखते हैं जो कि जाकर मॉम से टकराता है ताकि वो सीक्रेट रूम की चाबी ले सके और उसे वो चाबी मिल भी जाती है। डॉन और गिल्डा उस चाबी की हेल्प से सीक्रेट रूम में घुस जाते हैं और इन्हें वहां पर उस हर बच्चे का सामान पड़ा हुआ मिलता है जो कि ऑर्फनेज छोड़कर जा चुका है और वहां पर कॉनी की डॉल भी पड़ी हुई थी। डॉन सोचता है कि अगर बच्चे यहाँ से चले गए हैं तो उनका सामान यहाँ पर क्या कर रहा है। डॉन गिल्डा से कहता है कि जरूर वो तीनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बातों बातों में डॉन का हाथ एक शेल्फ पे पड़ जाता है और वहां पर रखा हुआ सिस्टम भी अपीयर हो जाता है जिससे कि मॉम हेडक्वार्टर से बात करती है, बेसिकली एक रेडियो ट्रांसपोंडर सिस्टम। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को डाइनिंग हॉल में देख पाते हैं जहाँ की डॉल उन तीनों से काफी नाराज था। वह भी बताता है कि उसने आज सीक्रेट रूम में क्या क्या देखा। ऐसे में नॉर्मन उन दोनों को सब कुछ सच बता देता है कि जब यहाँ से बच्चे जाते हैं तब वो लोग मॉन्स्टर्स के स्लेव्स नहीं बनते बल्कि मॉन्स्टर और डीमन का खाना बन जाते हैं। और ये सच सुनकर डॉन गुस्से में आकर रे और नॉर्मन को दोनों को एक पंच मार देता है। इसके बाद नॉर्मन, एमा और रे वो तीनों डॉन और गिल्डा से माफी मांगते हैं। देन सारे फिर मिलकर एक टीम बन जाते हैं। यहीं पर रे को ऐसा फील होता है कि जैसे उन्हें कोई सुन रहा होता है। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग हम नॉर्मन और एमा को बात करते हुए सुनते हैं जहाँ नॉर्मन बताता है कि अब फाइनल डे आने में बस 1 वीक बचा है और सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब उन्हें कब भागना है इसकी तैयारी करनी बाकी है। एमा बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, बट क्या हमें ये प्लान रे को बता सकते हैं। नॉर्मन एमा को ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद नॉर्मन बेडरूम में जाता है एंड रे के बॉक्स के अंदर देखता है चाहे लिखा हुआ होता है कि ये सब बस तुम दोनों को बचाने के लिए है। ये देखकर नॉर्मन खुश होकर बाहर आ जाता है। उसे गिल्डा और डॉन मिलते हैं जो कि उसे कहने पर डिटर्जेंट लेकर आए थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग नॉर्मन, एमा, डॉन और गिल्डा को प्लान डिस्कस करते हुए देखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर रे नहीं था। नॉर्मन सबको बोलता है कि हम लोग रे की मदद से प्लान को आगे बढ़ाएंगे। रे मॉम को झूठी इन्फॉर्मेशन देगा और हम अपना काम आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरी तरफ हम रे को मॉम के ऑफिस में देखते हैं जहां वो रे से रिपोर्ट ले रही थी। रे उन्हें झूठ बता देता है कि नॉर्मन उन्हें मारने का प्लान बना रहा है और यहाँ पर मॉम उसे ये मेंशन करती है कि हेडक्वार्टर्स ने कल शिप करने के लिए कहा है और वो भी एक अच्छी शिपमेंट। रे बोलता है कि इसका मतलब मेरा टाइम आ गया, कल मेरे 12th बर्थडे पे मैं यहाँ से शिप हो जाऊंगा। एंड हमें लगता है कि शायद यहाँ पर रे खुद की कुर्बानी दे रहा है। यहाँ इस तरफ वो सारे प्लान के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी एकदम अचानक से सिस्टर वहां पर आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट तुम सभी को ये सब बातें करते हुए सुन लिया था। सिस्टर बड़े ही डरावने चेहरे के साथ एमा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। सिस्टर क्रोन बच्चों को बताती है कि वो भी यहाँ से उनकी भागने में मदद करेगी, क्योंकि वो मैनेजमेंट यहाँ को हायर अप्स के सामने इजाबेला को एक इनकेपेबल मदर की तरह दिखाना चाहती है। क्रोन बच्चों को थोड़ा कुछ यहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताती है, जिसके हिसाब से कि जो लड़कियां 12 साल से बड़ी हो जाती हैं उन्हें 2 चॉइस दी जाती है, जिसमें से पहली तो यही है कि वो लोग डीमंस का खाना बन जाए या फिर मदर बनने की तैयारी कर सकती हैं। और फिर ट्रेनिंग के दौरान जिस लड़की का स्कोर अच्छा होता है और जिसे किसी प्रीवियस मदर की सिफारिश होती है उसे फार्म का मॉम बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्रोन उन्हें ये करने के लिए मना भी करती है, क्योंकि जो लड़कियां मॉम बन जाती हैं उनके शरीर में एक चिप इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि अगर कभी भी वो गलती से भी भागने की कोशिश करे तो उसे शॉक लगे और वहीं पर वो मर जाए। तो वहीं अगर किसी और ने कुछ किया तो यही चिप एक ट्रांसमीटर की तरह हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर देता है। नॉर्मन कंफर्म करने के लिए पूछता है तो इसका मतलब हम लोग आप लोगों को नहीं मार सकते। तभी सिस्टर क्रोन इसका आंसर ना में देती है। बच्चे क्रोन से हाथ मिला लेते हैं
तभी एमा क्रोन से सीधा एक सवाल पूछती है कि वो क्रोन पे भरोसा क्यों करे। इसके जवाब में क्रोन कहती है कि अगर रे मेरे प्लान के बारे में मॉम को बता देगा तो मैं फंस जाऊंगी, और अगर मैंने रे के प्लान के बारे में बता दिया तो वो फंस जाएंगे, इसलिए हम में से कोई भी धोखा नहीं दे सकता। और जानकारी हासिल करने के लिए क्रोन नॉर्मन और एमा को उसके रूम में इनवाइट करती है। फिर अगले सीन में हम लोग पांचों बच्चों को हाउस के अंदर डिस्कशन करते हुए देखते हैं। नॉर्मन बोलता है कि हो सकता है कि क्रोन अभी भी ये सब कर रही है ताकि वो उनका भरोसा जीत सके, और इनफ प्रूफ मिलने के बाद वो हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म कर देगी। डॉन पूछता है कि अगर उन्हें वो रोप मिल गया तो क्या होगा। इसका आंसर भी नॉर्मन दे देता है। वो कहता है कि हम लोग किसी खेल का बहाना बना देंगे। और यहाँ पर रे एक क्रूशियल सवाल पूछता है कि अगर उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने का सामान मिल गया तो नॉर्मन बड़ी चतुराई से कहता है कि हमें उन्हें पता नहीं चलने देना है कि हमें ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में पता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लोग सिस्टर क्रोन का फायदा भी उठा सकते हैं। फिर नॉर्मन रे को इन्वेस्टिगेशन की बातचीत के लिए बाहर ले जाता है। एनेमा भी डॉन और गिल्डा से कोई मदद मांगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रात को मॉम को गेट के पास से एक बॉक्स लाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मन और एमा क्रोन के कमरे में जाते हैं। क्रोन उन्हें कहती है कि तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। एमा उन्हें वो मशीन दिखाने को बोलती है जिसमें कि ट्रैकिंग डिवाइस सिग्नल भेजता है, और क्रोन उन्हें वो दिखा देती है। नॉर्मन क्रोन से ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने का तरीका पूछता है। क्रोन बताती है कि वो डिवाइस तुम्हारे कानों में लगी है, बट उसे तोड़ने का तरीका मुझे भी नहीं पता। क्रोन बोलती है कि अगर ये टूट गया तो हेडक्वार्टर्स को ये बात भी पता चल जाएगी, और क्रोन इसीलिए कहती है कि अगर तुम्हें इससे बचना है तो उसका एक ही तरीका है कि तुम्हें अपना कान ही काटना पड़ जाएगा। नॉर्मन कहता है कि घर में अच्छे ब्लेड्स नहीं है। इसके जवाब में क्रोन बोलती है कि मेडिकल रूम में एक अच्छा चाकू है और वहां पर तुम्हें मरहम पट्टी का सामान भी मिल जाएगा। नेक्स्ट एमा क्रोन से पूछती है कि उसकी एज क्या है और क्या वो भी कभी इसी ऑर्फनेज में एक स्टूडेंट रही है। क्रोन बताती है कि उसकी एज 26 साल है और वो एक ग्रेस लेक नाम के ऑर्फनेज में थी, जिसका सीधा मतलब यही है कि इसी तरीके के कई सारे फार्म्स एग्जिस्ट करते हैं। क्रोन यहाँ पर उन्हें एक और बात कंफर्म कर देती है कि आउटर वर्ल्ड में भी कई सारे लोग होंगे, क्योंकि ऑर्फनेज में खाना और कपड़े बाहर से ही तो आते हैं। पूछताछ करने के बाद बच्चे वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रे और मॉम को देखते हैं, जहां पर मॉम रे को जासूसी का गिफ्ट के तौर पर एक कैमरा देती है। रे खुश होकर उससे मॉम की कई सारी पिक्चर्स ले लेता है। तभी क्लॉक रिंग करती है क्योंकि 12 बज गए होते हैं और मॉम कैलेंडर के पास जाती हैं और एक डेट को मार्क करती हैं और कहती हैं कि अब टाइम आ गया है। अब किस चीज़ का टाइम वो तो आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सारे बच्चे साथ में मीटिंग करते हैं और तय करते हैं कि आज वो लोग वॉल पे चढ़ के आसपास के एरिया की छानबीन करेंगे। इसके लिए रे ने एक प्लान भी बनाया होता है। प्लान के मुताबिक रे मॉम का ध्यान भटकाएगा और डॉन और गिल्डा सेकंड फ्लोर की विंडोज के नीचे खड़े रहेंगे ताकि वो लोग मॉम पे नजर रख सके। और इसी बीच नॉर्मन और एमा वॉल पर चढ़कर बाहर का व्यू देख लेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरी तरफ सिस्टर क्रोन नॉर्मन और एमा के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वहां पर एक बच्चा जिसका नाम कि फिल होता है वो आ जाता है। फिल को देखकर क्रोन घबरा जाती है और उसे बोलती है कि वो तो बस सफाई कर रही है, जिसके बाद कि फिल वहां से चला जाता है ना। क्रोन को रूम पे टेबल पर एक पेपर मिलता है जिसके अंदर का लिखा हुआ पढ़कर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और इनफैक्ट वो वहां से भागकर अपने कमरे में जाकर बोलने लगती है कि उसे फाइनली इजाबेला की एक और वीकनेस मिल गई है और कैसे अब वो आसानी से इजाबेला की जगह ले लेगी। तभी क्रोन के रूम पर एक दस्तक होती है और गेट खोलने पर उसे पता चलता है कि बाहर मॉम यानी कि इजाबेला ही खड़ी। मॉम क्रोन के लिए एक लेटर लेकर आई थी जो कि हेडक्वार्टर से आया था और इस लेटर को पढ़ने के बाद क्रोन के होश उड़ जाते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ था कि क्रोन को प्लांट 4 यानी कि ऑर्फनेज 4 की मॉम के लिए चुना गया है और इसलिए क्रोन को जल्दी से जल्दी प्लांट 4 के लिए निकलना होगा। इजाबेला क्रोन को बताती है कि बाहर ग्रैंड मदर क्रोन के लिए आई है और उसका वेट कर रही है। क्रोन समझ जाती है कि ये इजाबेला की कोई तो चाल है क्योंकि वो उसे छुटकारा पाना चाहती थी। वैसे पिछले एपिसोड में क्रोन के जो हाथ पेपर लगा था, हाँ वही जो उसे बच्चों के बेड के पास मिला था, उसमें किसी बच्चे ने इजाबेला एंड उस मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ था जो कि अगर वो ग्रैंड मदर को दिखा देती हैं तो इजाबेला एक इनकेपेबल मदर साबित हो जाएंगी और क्रोन अभी भी उस हाउस को जीत सकती है। हेंस क्रोन डिसाइड करती है कि वो गेट के बाहर ये कागज ग्रैंड मदर को दिखा देगी। क्रोन अपने सामान लेके गेट के बाहर जाती है और वहां ग्रैंड मदर से मिलती है। क्रोन तुरंत वो कागज निकालती है और ग्रैंड मदर को दे देती है। पेपर को पढ़ने के बाद ग्रैंड मदर को समझ में आ जाता है कि इस प्लांट में कुछ बच्चों को सच्चाई पता चल चुकी है। देन क्रोन बोलती है कि इसी प्लांट में रुककर वो और भी एविडेंस इकट्ठा कर सकती है। ग्रैंड मदर कहती है कि चाहे सिचुएशन कैसे भी हो पर इजाबेला ने बच्चों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रखा हुआ है और इतना ही काफी है। यहाँ में एक फ्लैशबैक दिखाई पड़ता है जहाँ पर ग्रैंड मदर अपने यंग एज में एक बच्ची को वाल के उस पार जाने से रोकती है और वो कोई और नहीं बल्कि इजाबेला ही होती है।
और ये दिखाता है कि इजाबेला एक ग्रैंडमदर एक ही तरफ है। और प्रेजेंट में ग्रैंडमदर क्रोन पे ही भड़क जाती है, ये कह के कि वो ये पेपर दिखाकर इजाबेला को क्यों फंसाना चाहती है। जिसके बाद ग्रैंडमदर यहाँ से चली जाती है और हम लोग क्रोन के पीछे एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि क्रोन को मारने के लिए आया था। यहाँ क्रोन को अपना बचपन याद आता है, जहाँ हम क्रोन को भी एक ऑर्फनेज में देख पाते हैं और उसे भी 12 साल के होने के बाद 2 चॉइस दी गई थी। पहली ये कि वो या तो मॉन्स्टर्स का खाना बन जाए या दूसरा एक मदर बन जाए, और इसके लिए उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया और उसने मॉम बनने की मुश्किल ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ की मॉन्स्टर क्रोन को जान से मार देता है। इसके बाद प्लान के हिसाब से रे मॉम का ध्यान भटकाने के लिए आता है और नीचे डॉन और गिल्डा अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं सेकंड फ्लोर के विंडो के नीचे। मॉम रे को बताती है कि क्रोन को रास्ते से हटा दिया गया है। ये सुनकर रे बहुत डर जाता है। मॉम आगे रे से कहती है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे जान से मरवा दिया और आगे अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर रे और भी ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि शायद अब मॉम उसे भी जान से मार देगी। अब मॉम रे को क्रोन वाले रूम में बंद करके नीचे चली जाती है और वो अपने ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर लेती है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि नॉर्मन और एमा वॉल के पास है। वहाँ विंडो के नीचे डॉन और गिल्डा रे के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपने सामने मॉम को देखते हैं जो कि उनकी ओर आके स्माइल करके वॉल की तरफ बढ़ जाती है। डॉन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत ऊपर की तरफ भाग के जाता है। वहां उसे रे की आवाज आती है। डॉन किसी तरीके से उस दरवाजे को तोड़कर रे को बाहर निकालता है। इसके बाद वो दोनों भाग के मॉम की तरफ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। दूसरी तरफ नॉर्मन और एमा एक पेड़ में छुपाए हुए रोप्स को निकालते हैं। वॉल पे चढ़ने की तैयारी में लगे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और नॉर्मन चालाकी से रोप्स को झाड़ियों पे फेंक देता है। उसी वक्त मॉम वहां आती है। एमा उनके सामने ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो यहाँ वॉल पर या फिर वॉल के पास खेलने के लिए गई थी। मॉम कहती है कि उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें सब ऑलरेडी पता चल गया है। मॉम बोलती है कि मैं तुम बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सरेंडर करने का एक मौका देती हूँ, पर अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें चोट भी आ सकती है। इस सिचुएशन में एमा जल्दी से मॉम को टाइटली ग्रैब कर लेती है और इस मौके का फायदा उठाकर नॉर्मन वॉल की तरफ भागने लगता है। तभी नॉर्मन को पीछे से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो मुड़ के देखता है तो कोई और नहीं बल्कि एमा की ही आवाज थी, और वो भी इसीलिए क्योंकि मॉम ने एमा का पैर तोड़ दिया था। बिल्कुल इसी टाइम पे डॉन, गिल्डा, रे भी वहां पर पहुंच जाते हैं और एमा का टूटा हुआ पैर देखकर उनके चेहरे खौफ से भर जाते हैं। मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम लोग बाकी बच्चों से स्मार्ट हो, यानी कि तुम लोगों का दिमाग स्पेशल है, इसीलिए मैं तुम लोगों को सही समय से पहले ना तो यहाँ से जाने दूंगी और ना ही हर्ट होने दूंगी। मॉम एमा से कहती है कि तुम अब कुछ दिनों तक खेल नहीं पाओगी, लेकिन कल तुम्हें किसी भी हाल में पार्टी तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। इतना कहने के बाद मॉम नॉर्मन की ओर देख कर कहती है, हेडक्वार्टर से नॉर्मन के जाने की डेट आ गई है और कल नॉर्मन को यहाँ से जाना होगा। एपिसोड शुरू होता है और हम रे, गिल्डा और डॉन को बात करते हुए देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से निराश हो चुके होते हैं क्योंकि अब उनका पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो नॉर्मन को कैसे बचाएंगे। दूसरी साइड नॉर्मन एमा के पास मेडिकल रूम में गया था, जहाँ वो एमा को ये होप देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि वो खुद भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर बाद रे वहाँ पर आता है और वो एक प्लान के बारे में बताता है जिसके अकॉर्डिंग नॉर्मन अपने अंदर के चिप या फिर कहूँ ट्रैकर को तोड़ के कल शाम को फॉरेस्ट में कहीं पर छुप जाएगा। देन जब एमा ठीक हो जाएगी तब वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे और इस बीच रे नॉर्मन तक खाना पहुँचाता रहेगा। नॉर्मन कहता है कि अगर मैं कल यहाँ से भाग गया तो यहाँ की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी जाएगी, जो कि एस्केप करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रे बोलता है कि हर ऑर्फनेज को 2 इम्पोर्टेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल ये है कि बच्चों को आज़ाद और ओपन रखना होता है ताकि वो आराम से बढ़ सके, और सेकेंड रूल ये है कि बच्चों के सामने डीमंस की सच्चाई छुपा के रखनी होती है। फर्स्ट रूल को फॉलो करने से डीमन को हेल्दी ब्रेन वाले बच्चे मिलेंगे एंड सेकेंड रूल के हिसाब से डीमन कभी भी बच्चों के सामने नहीं आएंगे और ना ही बच्चों को डीमंस के बारे में कुछ भी बताया जाएगा, क्योंकि इससे बच्चे डर सकते हैं और उनके ब्रेन सही तरीके से डेवलप नहीं होगा। सो ये सब एनालाइज करने के बाद रे बताता है कि अगर नॉर्मन भागता है तो सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पर सिस्टर क्रोन जैसे ही किसी सिस्टर को लाया जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नॉर्मन बताता है कि अगर मैं भाग गया तो भी डिमांड पूरी करने के लिए तुम में से किसी एक को मेरी जगह पर बुला लिया जाएगा। और ये सब सुनने के बाद एमा एक प्लान बताती है जिसके हिसाब से अगर नॉर्मन और रे अपने अपना हाथ तोड़ लेते हैं तो उन्हें अनहेल्दी कंसिडर किया जाएगा और उनमें से किसी को भी
वहाँ से नहीं लेके जाया जाएगा। और तीनों इस बात पर काफ़ी हंसने लगते हैं। पर देन नॉर्मन अपनी कंडीशन पर रोने लगता है और बाकी दोनों उसे कंसोल करते हैं। नेक्स्ट सीन में रे नॉर्मन को अपनी बनाई हुई मशीन देता है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। रे बताता है कि ये मशीन यूज़ करके नॉर्मन अपने अंदर के ट्रैकर को तोड़ सकता है एंड देन इजीली छुप सकता है, जिससे कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। और नॉर्मन रे से वो डिवाइस को ले लेता है। रे बताता है कि गिल्डा और डॉन एक नई रोप बना रहे हैं और ये उन बच्चों के लिए जीत की एक नई होप है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां मॉम बच्चों से झूठ बोल रही थी कि नॉर्मन कल अपनी न्यू फैमिली के पास जा रहा है। ये बात सुनकर सारे के सारे बच्चे काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम एमा को जल्दी जल्दी खाना खाते हुए देख पाते हैं और दूसरी तरफ गिल्डा का रोप कंप्लीट करते हुए भी देख पाते हैं। उसी रात नॉर्मन को अपने रूम में क्रोन का दिया हुआ एक लेटर और एक पेन मिलता है जो कि शायद क्रोन ने नॉर्मन को हिंट देने के लिए उसके रूम में छोड़ के दिया था। अगली सुबह नॉर्मन वॉल पे चढ़ जाता है एंड वॉल के चारों तरफ की डिटेल्स को अच्छे से देख लेता है। दूसरी तरफ मॉम नोटिस करती है कि नॉर्मन यहाँ पर नहीं है और वो अपने ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करने ही वाली थी कि तभी नॉर्मन वहाँ पर आ जाता है। और अब ये चौंकने वाली बात थी क्योंकि प्लान के हिसाब से नॉर्मन को छुपना था, ना कि इस तरह से मॉम के सामने आना था। सेम इसी बात पर रे नॉर्मन पे गुस्सा करता है और पूछता है कि वो भागा क्यों नहीं। नॉर्मन इस राज से पर्दा उठाते हुए कहता है कि सिर्फ वॉल ही एक दिक्कत नहीं है, वॉल के उस पार एक बड़ी सी खाई है जो कि मेन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ से एस्केप करने के लिए। वो बताता है कि उसने वॉल के चारों तरफ उसने काफ़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन की और उसने देखा कि वॉल के चारों तरफ खाई है, बट हाउस के वेस्ट साइड की वॉल हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है और इसी साइड पर एक ब्रिज भी है जहाँ से कि वो लोग भाग सकते हैं और कहीं से नहीं। नॉर्मन बोलता है कि अगर मैं भाग जाता तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कौन देता, और बिना इस इन्फॉर्मेशन के इस हाउस से भाग पाना बहुत ही मुश्किल है। नॉर्मन रे को उसकी मशीन वापस कर देता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ कि नॉर्मन सभी बच्चों को बाय बोल रहा होता है और सभी बच्चे काफ़ी इमोशनल भी होते हैं। एमा एक कॉर्नर में रो रही थी और रे तो नॉर्मन से आखिरी बार मिलने भी नहीं आया था क्योंकि वो ये सब नहीं झेल सकता था। नॉर्मन यहाँ से जाने लगता है और एमा भाग के नॉर्मन को गले लगा लेती है और उसके कान में कहती है कि मैं मॉम का ध्यान भटका दूंगी, तुम तुरंत जाकर छुप जाना। और ये कहकर एमा नॉर्मन को रे की ट्रैकर तोड़ने वाली मशीन देने लगती है। नॉर्मन एमा को धक्का देकर गिरा देता है और चुपके से उसके हाथ से मशीन ले लेता है, पर फिर वो उसे वापस भी कर देता है। और ऐसा नॉर्मन ने इसीलिए किया था ताकि मॉम को कुछ भी पता ना चल सके। नॉर्मन एमा को डांटते हुए कहता है कि उसे ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मॉम देख लेती तो उन्हें हमारे बच्चा कुछ प्लान के बारे में पता चल जाता और बहुत जल्दी हमारा पूरा का पूरा प्लान तबाह हो जाता। बेसिकली यहाँ पर नॉर्मन बाकी लोगों को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। इसके बाद नॉर्मन जाते हुए रे को भी स्टेयर्स के पास देख पाता है और उसे बस वो एक स्माइल दे के चला जाता है। मॉम नॉर्मन को गेट के बाहर ले जाती है एंड बाहर जाकर नॉर्मन भी वही ट्रक देखता है जो कि उसने कॉनी के टाइम पे देखा था, जिस ट्रक में कॉनी की लाश थी। मॉम नॉर्मन को एक रूम में ले जाती है और उसे वहाँ थोड़ी देर तक रुकने के लिए बोलने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उस रूम में एक डोर ओपन होता है जिसके अंदर से बहुत तेज़ी से रोशनी आ रही थी। अब नॉर्मन ने वहाँ पर क्या देखा ये तो हमें पता नहीं, बट उसने जो भी देखा वो उससे काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ऑर्फनेज में अगली सुबह देख पाते हैं जहाँ सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं। अब ब्रेकफास्ट के बाद एमा को कॉरिडोर से नॉर्मन की आवाज़ आती है जो कि और कुछ नहीं बल्कि एमा का वहम था। खेलते समय एमा सबसे दूर चुपचाप बैठी हुई थी और रे भी अब बहुत बुरे हाल में था जो कि अभी नॉर्मन के जाने के शौक में था। शाम को चारों अपना प्लान डिस्कस करने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रे बहुत ही ज़्यादा उदास था। वो कहता है कि अब हमें भागने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रे बताता है कि अगर कोई भी भागना चाहे तो वो भाग सकता है, पर वो अपनी हार यहीं पर मान चुका है। एमा यहाँ पर रे की हालत को देख नहीं पाती और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। अब यहाँ पर मॉम आती है जो कि एमा को गले लगाकर कहती है कि नॉर्मन अब जा चुका है और रे ने भी अब हार मान ली है, तो अब उसे भी हार मान लेनी चाहिए। मॉम कहती है कि अगर एमा चाहे तो वो भी उसकी तरह एक मदर बन सकती है और वो उसकी सिफारिश कर देगी ताकि वो बड़े होकर एक मॉम बन जाए। लेकिन एमा यहाँ गुस्से में साफ साफ मना कर देती है। अब इस इंसिडेंट को अराउंड 1 महीना बीत चुका होता है और हम मॉम को कैलेंडर में एक डेट को मार्क करते हुए देखते हैं
जो कि डेट होता है 15 दिसंबर, और उसके नीचे लिखा होता है रे, जिसका मतलब ये था कि अब अगले दिन रे यहाँ से जाने वाला था। एमा रात को नोटिस करती है कि रे लाइब्रेरी में है और वो वही टून गुनगुना रहा होता है जो कि उसकी मॉम या फिर उनकी मॉम हमेशा गाती रहती थी। एमा रे से पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहा है। रे बताता है कि उसकी इस घर में लास्ट नाइट है और वो इस हाउस को इसी तरीके से बाय बोलना चाहता है। एमा उसे ये याद दिलाती है कि कल उसका बर्थडे भी है। रे पूछता है कि क्या एमा ने अभी तक हार नहीं मानी है। इस बात पर एमा उसकी ओर देखती है और एक स्माइल करती है। एमा रे को बताती है कि उसने कभी भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि वो नॉर्मन की कुर्बानी को ऐसा ही बर्बाद नहीं होने देगी। और सेम यही चीज रे भी सोच रहा था। एमा ने पहले ही देख लिया था कि नॉर्मन के जाने के बाद मॉम सिर्फ रे और एमा पर ही ध्यान दे रही है, और इसीलिए उसने ऐसा प्रिटेंड किया या फिर उसने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया कि जैसे कि वो हार मान चुकी है और अब वो कुछ भी प्लान नहीं कर रही है, ताकि मॉम को इस कंफ्यूजन में रख सके कि हम लोग हार मान चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। बल्कि इन रियलिटी में एमा इस पूरे टाइम अपने प्लान को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। एमा ने डॉन और गिल्डा की हेल्प से सारी तैयारी कर ली, जैसे कि खाना, पानी और गर्म कपड़े। एमा के हिसाब से सब कुछ तैयार है और वो लोग कभी भी यहाँ से भाग सकते हैं। रे एमा से कहता है कि उसका जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने साथ सभी बच्चों को लेके जाना चाहती है और ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब बच्चों को उस ब्रिज से क्रॉस करवाना जहाँ पर की मॉन्स्टर्स पहरा दे रहे हैं, ये तो नामुमकिन है। और इसी तरह से थोड़ी देर तक ये दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं और तय करते हैं कि अब ये लोग कल सुबह तक का वेट नहीं करेंगे और वो लोग आज रात को ही यहाँ से भागेंगे, क्योंकि वैसे भी कल रे को यहाँ से ट्रांसफर करने वाले हैं वो लोग। रे कहता है कि वो यहाँ पर यानी कि इस लाइब्रेरी में आग लगा देगा और जब तक मॉम उस आग को बुझाएंगी उतनी देर में एमा आराम से यहाँ से बच्चों को लेकर भाग सकती है। फिर रे बताता है कि उसने फॉरेस्ट में कुछ बॉम्ब्स को छुपा रखा है, जो कि एमा और बाकी बच्चे यहाँ से भागते हुए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि फॉरेस्ट में आग लग जाएगी और मॉम और मॉन्स्टर्स का ध्यान वहाँ भटक जाएगा और वो लोग आसानी से भाग सकेंगे। रे ये भी प्लान करता है कि वो सीक्रेट रूम को ब्लॉक कर देगा ताकि मॉम हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट ना कर पाए और उन लोगों को लगेगा कि यहाँ पर बस आग लगी है, और इसीलिए सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी और वो लोग यहाँ से आराम से भाग सकेंगे। एमा बोलती है कि हो सकता है कि मॉम घर को छोड़कर भागने वाले बच्चों पर फोकस करे, उन्हें पकड़ने की कोशिश करे, और इसके जवाब में रे एक केरोसिन का डब्बा उठा लेता है और अजीब तरीके से हंसने लगता है। रे कहता है कि मॉम सिर्फ आग ही नहीं बुझा रही होंगी, बल्कि वो एक बच्चे को भी आग से बचा रही होंगी। इतना कहकर रे अपने आसपास और अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लेता है और अपने हाथों में माचिस को लेकर तैयार हो जाता है और एमा से कहता है कि नॉर्मन और मेरे सैक्रिफाइस को खाली मत जाने देना। और उसके बाद की सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग मॉम को देख पाते हैं जो कि छोटे बच्चों को सुला रही थी। तभी मॉम को एमा की चीख सुनाई देती है। मॉम टेंशन में भागकर लाइब्रेरी आती है और गेट खोलते हुए देख पाती है कि पूरी लाइब्रेरी में आग लगी हुई थी और एमा उस लाइब्रेरी के गेट पर बैठकर रो रही थी। और मॉम के पास जाने पर एमा बोलती है कि मॉम, रे अभी भी उस आग में फंसा हुआ है। मॉम अपने ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल कर देखती है तो उसे उस आग में एक बच्चे की लोकेशन दिखाई देती है। मॉम भाग के गिल्डा के रूम में जाती है और उसे सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में लेकर जाने के लिए बोलती है और मॉम खुद फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग को बुझाने की कोशिश करती है, पर अब आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और मॉम उसे बुझा नहीं पा रही होती है। तभी मॉम नोटिस करती है कि एमा वहाँ पर नहीं होती है और जब मॉम ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प से एमा के लोकेशन पर जाती है तो उसे वहाँ पर एमा का कटा हुआ कान मिलता है। अब यहाँ पर मॉम समझ जाती है कि शायद एमा यहाँ से भाग रही है और एक्चुअल में ये सही भी होता है, क्योंकि एमा भागकर वॉल के पास जाती है जहाँ पर कि सभी बच्चे पहले से ही पहुँच गए थे और उसका वेट कर रहे थे। सभी बच्चे अपने बैग्स के साथ भागने के लिए रेडी थे और सरप्राइजिंगली वहाँ पर रे भी था और हमें इसलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है इस चीज़ को समझाने के लिए कि आखिरकार ये हुआ कैसे। और हम लोग देखते हैं कि जब रे खुद को आग लगाने वाला था तभी एमा बीच में कूद कर उसे बचा लेती है और माचिस को बुझा देती है और वो उसे कहती है कि रे को सैक्रिफाइस देने की ज़रूरत नहीं है। और एमा रे के लिए दूसरे कपड़े मंगवाती है और उसके ओरिजिनल कपड़ों में मीट लपेट कर उसे आग लगा देती है। अब रे का कान काट कर उसे उस आग में फेंक देती है ताकि ट्रैकिंग डिवाइस में रे की लोकेशन आग के अंदर ही बताए। और एमा यहाँ पर बोलती है कि नॉर्मन ये जानता था कि जब ये प्लान फेल हो जाएगा उसके बाद रे कुछ ऐसा करने की ज़रूर कोशिश करेगा और इसलिए नॉर्मन रे को बचाने के लिए भी प्लान पहले से बना कर गया था। और इससे यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है फिर से कि नॉर्मन कितना बड़ा जीनियस है।
दूसरी तरफ मॉम जब सभी बच्चों को गायब देखती है तो सीक्रेट रूम की तरफ जाती है हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, पर टू हर सरप्राइज उस रूम को बच्चों ने ब्लॉक कर दिया होता है। एमा यहाँ रे को बताती है कि नॉर्मन ने जाने से पहले एमा को कहा था कि अगर सभी बच्चों को लेकर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम्हें सभी बच्चों को इस प्लान के बारे में बताना होगा ताकि वो लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। और फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि जब एमा ग्राउंड में दुखी और डिप्रेस्ड होकर बैठी होती थी तब वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि वो मॉम को डिस्ट्रैक्ट कर सके और मॉम का ध्यान बाकी बच्चों की हरकतों पर ना जाए। और उसी टाइम पर डॉन और गिल्डा ने बच्चों को ट्रेन कर दिया वॉल्स पर चढ़ने के लिए। और अब हम लोग प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं जहाँ की मॉम हाथ में एमा का कटा हुआ कान लेकर पूरे घर को जलते हुए देखती है और बड़े ही क्रीपी तरीके से बोलती है कि मैं इन बच्चों को यहाँ से भागने नहीं दूंगी। और उसी टाइम मॉम के पास फिल कुछ बताने के लिए आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सीजन की फाइनल एपिसोड शुरू होता है और हम बच्चों को वॉल पर क्लाइंब करते हुए देख पाते हैं। सब लोग एक एक करके क्लाइंब कर रहे होते हैं। रे नोटिस करता है कि सारे बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, स्पेशली करके कि छोटे बच्चे। और रे इस बारे में एमा से पूछता है और एमा कहती है कि उसने 4 साल या फिर उससे छोटे बच्चों को छोड़ दिया क्योंकि उन सभी को लेकर बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। और वैसे भी 6 साल से कम के बच्चों को शिफ्ट नहीं किया जाता, यानी कि उसके पास अभी भी 2 साल है उन बच्चों को बचाने के लिए। और उसने प्रॉमिस किया है कि वो वापस आकर उन बच्चों को ज़रूर बचाएगी। और देन हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसमें कि एमा फिल को अपने पास बुलाकर सारी की सारी बातें बता देती है और उसे बोलती है कि वो उसे बचाने के लिए ज़रूर वापस आएगी। और फिल भी उसकी बात मानते हुए कहता है कि वो लोग उनका इंतज़ार करेंगे। और सीन मॉम पर शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि मॉम फिल को गले लगाकर पूछती है कि बाकी सारे बच्चे कहाँ पर हैं, जिस बात के जवाब में देते हुए फिल मॉम को अपने पीछे आने के लिए कहता है जैसे, और लगता है ऐसा है जैसे कि फिल मॉम को एमा और रे के पास लेकर जाएगा। मॉम भी अपने ट्रैकर को ऑन करके देखती है तो उसे काफ़ी सारे बच्चे एक साथ दिखाई देते हैं, बट टू हर सरप्राइज ये एमा और रे का ग्रुप नहीं होता है बल्कि छोटे बच्चों का ग्रुप होता है। और मॉम यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ सारे बड़े बच्चे वॉल के ऊपर चढ़ चुके होते हैं और उन लोगों ने ब्रिज की तरफ जाना स्टार्ट भी कर दिया होता है। मॉम भी बिना टाइम वेस्ट किए हेडक्वार्टर्स पर फ़ोन लगा देती है और उन्हें बताती है कि ऑर्फनेज के सभी बड़े बच्चे भाग गए हैं और वो लोग ब्रिज पर आने ही वाले होंगे क्योंकि ऑर्फनेज से भागने का बस वही एकमात्र तरीका है। मॉम के इन्फॉर्म करने के बाद मॉन्स्टर की पूरी आर्मी तैयार होकर ब्रिज पर उन सभी बच्चों का वेट कर रही होती है। अब सीन बच्चों पे शिफ्ट होता है और यहाँ पर एमा सभी को एक और शॉकिंग ट्रुथ बताती है कि हम लोग ब्रिज से नहीं जाएंगे बल्कि हम लोग उस खाई को पार करते हुए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है वो लोग हम लोग फ्लैशबैक में समझेंगे। तो फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पर कि एमा नॉर्मन का लिखा हुआ लेटर पढ़ रही होती है अपने रूम में बैठकर छुप के। और उस लेटर में नॉर्मन ने लिखा हुआ था कि एस्केप करने के बाद हमको ब्रिज की जगह खाई के रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि ब्रिज पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स तैनात होंगे हमें रोकने के लिए, और इसीलिए नॉर्मन के अकॉर्डिंग उन लोगों को खाई की तरफ से जाना चाहिए। और सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि बच्चे ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं एंड देन हर ग्रुप में लंबी लंबी रस्सियाँ खाई के दूसरी तरफ फेंकते हैं जो कि जाकर वहाँ पर दूसरी तरफ पेड़ों पर फंस जाते हैं। देन बच्चे उस रस्सी की हेल्प से ग्लाइड करते हुए दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और हम लोग मॉम को देखते हैं जिन्हें कि हेडक्वार्टर से कॉल आता है जिसमें कि वो लोग बताते हैं कि बच्चे अभी तक ब्रिज पर नहीं पहुंचे हैं। और ये बात सुनकर मॉम तुरंत दौड़कर वॉल की तरफ जाती है। मॉम दौड़ के वहां जाती है लेकिन उस समय तक सिर्फ एमा ही बची होती है जो कि मॉम को बाय बोलकर दूसरी तरफ चली जाती है। और यहाँ पर मॉम बेसिकली कुछ भी नहीं कर पाती और बच्चे उस तरफ पहुँचते ही सारे के सारे रस्सियों को काट देते हैं और मॉम वॉल पर खड़े रहते हुए बस बच्चों को भागते हुए देखती है। देन सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम लोग इजाबेला का बचपन दिखाई देता है जहाँ पर कि एक बच्चा जिसका नाम कि लेज़ली होता है वो पेड़ के नीचे बैठकर बांजो बजा रहा होता है और ठीक उसी पेड़ के ऊपर इजाबेला प्रेजेंट होती है और वो लेज़ली से पूछती है कि क्या ये ट्यून उसने बनाई है क्योंकि उसे ये ट्यून काफ़ी अच्छी लगी। जिसके बाद कि इजाबेला लेज़ली की इस ट्यून से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो दोनों बहुत ही जल्दी काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। पर एक टाइम आता है जब ऑब्वियसली लेज़ली को ऑर्फनेज छोड़कर जाना पड़ता है और उसके जाने पर इजाबेला काफ़ी ज़्यादा रोती है क्योंकि वो लेज़ली को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद कि इजाबेला उस ऑर्फनेज को छोड़कर भागने की कोशिश करती है पर तभी उस हाउस की मॉम आकर इजाबेला को वापस घर में बुला लेती है। वैसे अगर ध्यान दिया जाए तो ये सीन सेम टू सेम सीजन या फिर कहूँ इस एपिसोड के लास्ट सीन जैसा ही है। आगे चलकर इजाबेला को भी 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो वो मॉन्स्टर्स का खाना बन जाए या फिर मॉम की ड्यूटी निभा ले।
और वो वैसे भी सेकंड ऑप्शन ही चूज़ करती है, जहाँ पर कि वो मॉम की ट्रेनिंग लेती है और जिसके बाद की ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे इस ऑर्फनेज का मदर बना दिया जाता है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि वो एक टाइम पर प्रेग्नेंट भी थी, जहाँ उन्हें फिर से वही सेम ट्यून सुनाई देती है, वही जो कि लेज़ली गाया करता था। इज़ाबेला उस ट्यून के पास जाती है एंड टू अ सरप्राइज ये ट्यून रे गा रहा था। और इज़ाबेला रे से पूछती है कि उसे ये सॉन्ग के बारे में कहाँ से पता चला, जिसके जवाब में रे स्माइल करते हुए कहता है, हे मॉम, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रे एक्चुअल में इज़ाबेला का ही बेटा है। और ये गाना गाते हुए रे ने उसकी मॉम को सुना था जब वो उसकी वॉम यानी कि कोख में था, और तभी से उसे ये वाला गाना गाना आता है। और इज़ाबेला उसका जवाब देते हुए कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सरवाइव कर सके, एटलीस्ट उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि मॉम यानी कि इज़ाबेला अपनी हार मान चुकी होती है और एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ बच्चों को अलविदा कहती है और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वो प्रे करती है कि उन सभी को एक दिन असली खुशी मिले। देन मॉम फिल के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन सेफली भाग गए। हम लोग सभी बड़े बच्चों को देख पाते हैं जो कि उस जंगल से भाग रहे होते हैं और सभी छोटे बच्चे मॉम के पास पेड़ के नीचे सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है। देन हम एमा को देख पाते हैं जो कि नॉर्मन को याद करते हुए कहती है कि नॉर्मन, हमने फाइनली ऑर्फनेज से एस्केप कर लिया। और एमा अपने मन में सोच लेती है कि वो उन बाकी बच्चों को बचाने के लिए ज़रूर वापस आएगी जैसा कि उसने प्रॉमिस किया है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग जंगल से फाइनली भागते हुए एस्केप कर लेते हैं और ऑर्फनेज से बाहर इस नई दुनिया में ये उनकी पहली सुबह है, जिसको देख कर कि वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द सीजन 1 एंड्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो और अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे जो लाइक का बटन है ना उसे प्लीज़ प्रेस कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, बिकॉज खुशी बांटने से बढ़ती है। ओके, और हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है गाइज, ठीक है, ताकि हम लोग इस तरह की लंबी वीडियोज़ बना सकें।